चलो देखो, जून 2024 का पेपर भी बेटा इतना ही ईजी था। यहाँ पे तो चलो 2024 दिसंबर में एक क्वेश्चन ऐसा डाल दिया था जो कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में हम बोल सकते हैं कि हार्ड क्वेश्चन है, जो कि हमने अभी ये रिसेंट में किया भी था। इज इट क्लियर और नॉट? जो nth टर्म था, बस सिर्फ nth टर्म वाला। हाँ, कुछ क्वेश्चंस उसमें गलत भी थे। गलत इन द सेंस मतलब कि उसका डेटा थोड़ा सा इधर उधर दे रखा था। अगर आंसर इंटीजर में आना चाहिए था तो इंटीजर में नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही ईजी टाइप का क्वेश्चन दिया था बेटा, जून वाला। हम सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सब लोग इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 13. The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 27. Find the number. आपसे वो नंबर पूछे। देखो, हमने इंटरचेंजिंग वाले नंबर्स पढ़े हैं बेटा। मैंने आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया, सबको याद होगा वो। अगर मैं कोई भी टू डिजिट का नंबर लेट कर लेता हूँ, मैं आपको एक बार लेट करके बता देता हूँ, फिर आपको बेटा वैसे बता दूंगा मैं डायरेक्ट भी कैसे करना है। आप यहाँ पे टू डिजिट का नंबर हम इसको लेट कर लेते हैं, ए बी है। क्या मैं इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये ए क्या है, टेंस प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी। और अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा बेटा, बी ए हो जाएगा डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर। और यहाँ से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इट विल बी 10b प्लस ए। अब आपको दिया क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। बेटा यहाँ पे ए और बी है डिजिट्स, तो ए और बी का दोनों का सम कितना दे रखा है आपको, 13 दिया हुआ। सेकेंड आपको दे रखा है द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द नंबर बाई 27। बेटा ये वाला नंबर छोटा है और मतलब ये बी ए जो है वो उससे 27 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 27 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से मैं डिफरेंस ले लूँ, इस वाले में से बेटा मैं सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो 10b माइनस बी करेंगे तो ये बचेगा आपका 9b माइनस ए माइनस 10a करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 9a आएगा बेटा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, 27 दे रखी है। तो यहाँ से b माइनस ए को ले लेंगे बेटा, 9 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 27। 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू इट इज़ 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा b माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, 3 है हमारे पास। क्या हमने ये नहीं पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर, कि दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, दो नंबर्स का डिफरेंस दिया है, तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पे क्या है बेटा, b है। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों को ऐड करो, 13 और 3 को, ये आएगा 16 और उसमें 2 से डिवाइड कर दो। और छोटी वाली वैल्यू a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड कर दो। सो ये आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ से आ जाएगा बेटा 5। तो वो नंबर क्या बनेगा हमारे पास, ए बी, ये बन जाएगा आपके पास 58 एंड दैट इज द नंबर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? गॉट इट सर। सर ये 58 उसमें एक डिजिट देनी थी क्या सर, बी का वैल्यू क्या है और ए का वैल्यू? बी का वैल्यू बेटा यहाँ पे 8 आया, ए की वैल्यू है 5, तो वो 58 बन गया ना नंबर। टू डिजिट का नंबर था हमारे पास ए बी, तो ए की जगह 5 रखो, बी की जगह 8 रखो, तो 58 ही तो वो नंबर है। अगर मैं इसकी इंटरचेंज कर देता हूँ डिजिट्स को, 8 5 कर देता हूँ बेटा, तो ये इसका 27 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, कि कभी भी जब हम इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स का, तो बेटा उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल आता है। और 9 का मल्टीपल आएगा और जो डिजिट्स है, जैसे यहाँ पे 58 है, मैं इसको 85 करूँगा तो इनका बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 9 का मल्टीपल और इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस ले लो बेटा। 8 5 का डिफरेंस कितना है, 3, तो ये कितना आता है हमेशा 27 आएगा। मैं जैसे आपको बोलूँ 39 और 93 है, राइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बनेगा, ये हमेशा 9 का मल्टीपल आता है बिकॉज ऑफ दिस। ये देखो हमने निकाला ना, 9 का मल्टीपल आएगा और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 6। तो 6 9 6 क्या होता है बेटा, 54। आप इन दोनों का डिफरेंस करके देख लो, 54 ही आपको दिखे। तो इसी को बेस को हम करके कैसे कर सकते थे बेटा, इसको माइंड में भी कर सकते थे कि ए एंड बी की आपको वैल्यू दे रखी है, यानी कि टू डिजिट्स का सम दे रखा है 13, और टू डिजिट का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से, अगर उनका डिफरेंस 27 है तो उसका 9 से डिवाइड करूँगा बेटा, तो उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना आएगा, 3 का आएगा, 27 को 9 से डिवाइड करने पर। तो हमारे पास वो नंबर आ गया। 13 को मैं डिवाइड कर आपका जो डिफरेंस है वो 3 है बेटा और सम है 13, तो दो नंबर्स का सम दिया हुआ है और दो नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर हमें बड़ा नंबर निकालना है तो दोनों को ऐड करके 13 + 3 16/2 करेंगे तो 8 आएगा और एक आ जाएगा 5।
अब ये पहले वाला नंबर क्या है, छोटा है, क्योंकि दूसरा जब चेंज करने के बाद क्या आ रहा है बेटा, उससे एक्सीड कर रहा है, बड़ा आ रहा है, तो पहले वाला नंबर क्या रहेगा 58 ही रहेगा, तभी तो दूसरा 85 बन सकता है। तो आप इसको सिर्फ माइंड में करके भी आप कर सकते थे ऑब्जर्वेशन से। चलो, और किसी को कुछ डाउट या चले नेक्स्ट पे? तो नेक्स्ट पढ़ो बेटा इसको। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। बेटा आपको मैंने एक्सपोनेंट और पावर पढ़ा है। एक्सपोनेंट पावर्स की एक मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कभी भी बेस अगर सेम है किसी नंबर का और पावर अलग अलग है और हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ए टू द पावर m प्लस n। बट अगर हमने ए टू द पावर m में डिवाइड किया ए टू द पावर n से, तो बेस अगर सेम है बेटा, तो बेस और ये पावर क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाता है। अब देखो ये m बड़ा रहेगा तो m माइनस n हो जाएगा, अगर n बड़ा होगा तो ये डिनोमिनेटर में जाके n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, इसके 3 केसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। अब यहाँ पे देखो, आप पहले इनको किस में चेंज करो बेटा, आप इनको चेंज करो प्राइम नंबर्स में। ठीक है, प्राइम नंबर्स की पावर बनाने का ट्राई करो। 3 तो ऑलरेडी आपका प्राइम नंबर है, तो 3 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई, हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और उसकी होल पावर कितनी है बेटा, माइनस का 5। फिर आप मेरे को देखो ये 125 है, 125 क्या होता है, 5 टू द पावर 3 होता है, डिवाइडेड बाई ये है 5 टू द पावर माइनस 7 और ये था बेटा 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस 5। अब यहाँ से देखो 3 टू द पावर कितना है, माइनस 5 इंटू ये 2 की पावर बेटा माइनस 5 यहाँ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 5 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 टू द पावर माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर माइनस 5। अब देखो 2 की पावर माइनस 5 से 2 की पावर माइनस 5 डिवाइड होगी बेटा वन टाइम, सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है। 3 टू द पावर माइनस 5 से 3 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड हो गया बेटा वन टाइम। अब सिर्फ 5 की पावर की कैलकुलेशन करो, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 की पावर माइनस 5 प्लस 3 करेंगे बेटा, और ये माइनस 7 था बेटा डिवाइड के अंदर, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 7 कर लो बेटा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 टू द पावर माइनस 5 प्लस 3 हो गया बेटा कितना, माइनस का 2 और उसमें आप 7 ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 5 टू द पावर 5 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करके आने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना करके आ जाते तो भी आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? सर 5 की पावर 5 लिख के आनी है यहाँ पर? नहीं, बस इतना ही लिख के आ जाओ, 5 टू द पावर 5। इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, अगर वैल्यू निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करना, 3125। जो भी आ रहा है, जैसे ये आता है 125 और 125 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 25 5 जा 125 3000 3000 3125। अच्छा 3125। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? तो किसी भी तरीके Yes, से sir. लिख सकते हो इसको 3125 भी लिख सकते हो, 5 टू द पावर 5 भी लिख के आओगे तो भी। चले नेक्स्ट पे, यस सर। Yes sir. पढ़ो इस वाले। द थिकनेस ऑफ ए मेटेलिक ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर, द इनर डायमीटर, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था अभी कल परसों, शायद दीपेंद्र नहीं पूछा था, दीपेंद्र ने पूछा था, ऐसा किसी ने पूछा था, कुछ तो पूछा। द थिकनेस ऑफ द सर मैंने पूछा था। metallic tube is 1 centimeter, the inner diameter of the tube is this, find the weight of 1 meter long tube। बेटा आपका कैसा है ये मेटेलिक ट्यूब, कैसा होता है, सिलेंडरी तो होता है, ऐसा है, ये ऐसा कुछ ट्यूब है। इज इट क्लियर और नॉट? ये थोड़ा सा बहुत अच्छे से तो नहीं बना है, बट देख लेना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ पीछे। गॉट इट? ये इस टाइप का कोई ट्यूब है, इज इट क्लियर, जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर। 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड इसका इनर जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है बेटा, इनर डायमीटर दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितनी होगी?
सर 6 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस कितनी होगी बेटा? उसकी थिकनेस कितनी थी? ये थिकनेस है आपकी 1 सर सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए बेटा? इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, उसका वेट कितना है। तो इसमें मटेरियल कितना यूज हुआ है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर मुझे इस होलो ट्यूब का, या फिर आप बोल सकते हैं होलो सिलेंडर का बेटा, अगर मेरे को वो निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करूँगा मैं? आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। सर आप यहाँ पे मेरे को बताओ इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में सर पाई आर एच स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। यार इतना कैसे टाइम लग रहा है तुम लोग को बताने में भी। ये होता है वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे निकाल लो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट वाली रेडियस है, सेकंड वाली रेडियस है, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो पाई एच तो दोनों में कॉमन है, तो पाई एच हम कॉमन Yes, ले sir. लेंगे। पाई है 22/7 और रेट हमारा हाइट है 100। फिर उसमें से फर्स्ट वाली रेडियस के स्क्वायर में से, यानी कि 7 के स्क्वायर में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 का स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाता है। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। 22/7 इंटू 100, और ये 7 माइनस 6 होगा बेटा 1, और 7 प्लस 6 सर ये वी है। क्या 30। बेटा? सर ये वी। वी कहाँ है? वी मतलब वॉल्यूम। सर इनर रेडियस वाले या आउटर रेडियस? दोनों का डिफरेंस ही निकाल लिया हमने डायरेक्ट, इसी का वॉल्यूम निकाल लिया होलो सिलेंडर का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर एच, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये होलो सिलेंडर का ही आ गया ना बेटा। अब यहाँ से देखो ये आपका आ गया। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना था बेटा किससे? आपको दे रखा था उसका डेंसिटी कितना है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा बेटा। अगर मैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड हो जाएगा, और आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? वेट आएगा ग्राम के अंदर। और कितना दे रखा था डेंसिटी इसने? 7.8। तो इसको पूरे को आप 7.8 से और मल्टीप्लाई कर दो, सो जो आंसर आएगा यहीं से आ जाएगा। देखो इसको मैं पहले सिंप्लीफाई 7 से 7 डिवाइड होता है। हाँ बेटा, सर 7 से 7 डिवाइड। कौन सा 7? सर, जो 7.8 है 20 ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम एक बार लास्ट में एक बार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, बार बार उसका डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। यहाँ 1 0 से एक डेसिमल हट गया बेटा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, या 13 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 में, 13 8 से क्या हो जाएगा? 104 होता है। 13 7 जाओ 91, और ये हो गया 101। इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? 22 से, और ये 10 हो रहा है बेटा इसमें। तो 22 4 जा होता है 88, कैरी जाएगा 8। 22 में 8 ऐड करेंगे 30, कैरी इज 3, और ये 3 तो यहीं पे आ गया बेटा, और 22 का 22, तो ये आ जाएगा 22308। और बेटा एक 10 मल्टीप्लाई होता तो एक 0 और आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में था जहाँ पे 7। अब यहाँ से 7 से डिवाइड कर दो। 22, या आप बोल सकते हैं 2,23,080, इसमें डिवाइड कर दो बेटा 7 से। ये आपका आएगा किसमें? ग्राम के अंदर। 7 से मैं डिवाइड करूँगा, 7 3 जा 21, ये 7 1 जा 7, बचेगा आपका 6। फिर ये जाएगा 7 8 जा 56, बचेगा 4। 7 7 जा तो नहीं जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं 7 6 जा 42, बच जाएगा बेटा कितना? 6। फिर ये जाएगा 7 8 जा, और डेसिमल में आ जाएगा कितना? अब 4 के बाद 0 है ना, 40 है, तो बेटा 7 के अंदर डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितना आ गया? 31,868.5 ग्राम में आएगा बेटा। अगर मुझे इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से और डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 31.868 किलोग्राम। क्या ये सबको क्लियर हो? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कैसे निकाले? यस सर। सर हमने 13 को 78 से मल्टीप्लाई किया ना। हाँ, पहले 13 को 78 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई किया, और एक ये 10 बचा था, इसका मल्टीप्लाई करना, यानी कि एक 0 और लगा दिया। ओके सर। हाँ चलो।
अभी आपको ये बोला है कि डिवाइड दिस नंबर बाई 11x एंड x इंटू एक्स माइनस 8। तो बेटा सबसे पहले जो न्यूमरेशन है ना, जो आपका कांस्टेंट है, पहले तो मैं कांस्टेंट का डिवाइड कर दूँ। 11 को इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम जा रहे हैं, सीधा सीधा 4 टाइम गया बेटा। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4x क्यूब में। हमारा डिविडेंड क्या है 4x टू द पावर 4 माइनस 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20x क्यूब माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, 4 क्या होता है 96, तो 96x स्क्वायर। अब हमें इसके अंदर डिवाइड करना था किसका, इसका x का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। क्या मैंने डिवाइड करना नहीं सिखा रखा है ऐसे, एक्स स्क्वायर का पहले डिवाइड करो इसके अंदर, एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे एक्स टू द पावर 4 में तो बेटा एक्स स्क्वायर बचेगा और ये 4 तो है यहाँ पे, तो ये बच जाएगा आपका 4x स्क्वायर। अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 का 4x स्क्वायर में तो ये आएगा बेटा 4x टू द पावर 4। ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये आएगा 32 और बन जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब। यहाँ से आप डिफरेंस ले लो, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया करो, ये तो 0 बनेगा बेटा। अब प्लस 32 में से माइनस 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, प्लस का 12x टू द पावर 3 बचेगा। हम यहाँ से नीचे ले लेंगे माइनस 96x टू द पावर 2। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड करूँगा किस में बेटा, एक्स क्यूब में, तो कितने टाइम जाएगा x टाइम जाएगा और प्लस x आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से डिवाइड करो, ये तो ये आपका आएगा 12x ना कि x, क्योंकि 12 तो हमारे पास है ही ना कॉन्स्टेंट, वो तो कहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सेम ही बनने वाला है, बार बार मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96 आता है, तो माइनस 96 एक्स स्क्वायर ही बनेगा बेटा, x का x में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से डिफरेंस ले लो, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा बेटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर ये भी 0 हो जाएगा, रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो डिवाइड करने पर हमारा क्वोशेंट क्या आया, क्वोशेंट आया 4x स्क्वायर प्लस 12x and that is the answer for this question. Clear or not everybody? सर वो 8x कैसे हो गया सर डिविडेंड? बेटा x का मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर -8 में तो 8x ही होगा। तो सर हमने x और x को x स्क्वायर मान लिया था ना। देखो x और x को x स्क्वायर मान थोड़ी ना लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा ना बेटा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर ही होगा, और x का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -8x। ये सब चीज़ें अलजेब्रा में पढ़ाई तो है कि कैसे। Okay. और किसी को कुछ डाउट? यस सर, इससे पीछे वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। एक बार पीछे वाली स्लाइड देखिए। ओके सर। चलो नेक्स्ट कर। ये वाले क्वेश्चन को तो आप खुद से कर सकते हो। 4 angles of the quadrilateral Yes, are sir. this. Find the angle separately. तो बेटा यहाँ पे रेशियो के अंदर आपको वैल्यूज दे रखी है, राइट? क्या वैल्यूज है 3:5:7:9। तो रेशियो में इनका सम कितना है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सर 360 बट रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 8 + 7 15 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा बेटा 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 360 है। तो 24 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, देखो 12 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है 30 टाइम, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, आप इसको फर्स्ट वाले का निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 45। तो फर्स्ट वाला एंगल होगा 45 डिग्री का, सेकेंड वाला होगा आपका 75 डिग्री का। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 105, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री। गॉट इट और नॉट? आप इसको वैसे भी मान सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने x माना, फिर एक बनेगा 3x 5x 7x + 9x, सबका सम करके आपको 360 के बराबर रखा, x की वैल्यू निकालो वो आएगी वैसे ही 15 आएगी, फिर यहाँ से इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट हमने रेशियो में पढ़ा है, रेशियो को रेशियो में ही कंप्लीट करो बेटा, कुछ लेट करने की, इसको मानना है तो 1 यूनिट लेट करो ना, x क्यों लेट करेंगे,
1 की कैलकुलेशन करना इजी है रेदर देन कि x का। चले नेक्स्ट में। सर 1524 को 360 से डिवाइड करके आया ना? हाँ 24 से जब 360 में डिवाइड करेंगे तब आएगा। ओके सर। चले नेक्स्ट में। यस सर। Yes, sir. On dividing a certain number by 342, we get 47 as a remainder. If the same number is divided by 18, what will be the remainder? आपसे ये पूछा बेटा। आप मेरे को आपने देखो मैंने आपको एक डिविडेंड का फॉर्मूला बताया था। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ये यही तो होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे होता है बेटा, यस और नो? अरे ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, बेटा, sir. आप यहाँ पे देखो, इसने क्या बोला है? ऑन डिवाइडिंग ए नंबर ए सर्टेन नंबर बाई 342। बेटा ये क्या है? हमारा डिवाइजर है। आपका डिविडेंड हमें नहीं पता है बेटा, डिविडेंड कुछ भी हो सकता है, बट आपका डिवाइजर था 342। इसको डिवाइड किया, अब हमें नहीं पता है वो कितने टाइम्स गया। सपोज करो k टाइम्स उसको कंप्लीटली डिवाइड किया और उसके बाद उसका रिमाइंडर कितना बचा? 47 बचा। क्या बचा बेटा? 47। तो ये डिविडेंड इसी टाइप से आएगा ये। अब आपने इस सेम नंबर को, इसी सेम डिविडेंड को किससे डिवाइड किया बेटा? 18 से डिवाइड किया। मैं इसको 18 से डिवाइड कर देता हूँ। तो बेटा मैं 18 से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 18 1 जा 18, बचेगा बेटा कितना यहाँ से? 16 बच गया। और 18 का 9 टाइम जाता है बेटा। इसका मतलब यह है 18 का 19 टाइम्स 342 होता है। आप मेरे को बताओ, अगर 342 इसको 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो क्या 342 इंटू के का कोई रिमाइंडर बचेगा? आप मेरे को बताओ। मैं अरे ये बोलता हूँ कि 2 का डिवाइड करूँ 10 में, तो अगर ये 10 में पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो क्या इसका रिमाइंडर बचेगा कुछ? रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना बेटा। तो यहाँ से तो आ गया रिमाइंडर 0। अब 47 में मैं जब 18 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 47 में 18 से डिवाइड करूँ, 18 2 से होता है 36, बचेगा बेटा रिमाइंडर कितना? 11। तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे सेम नंबर को किससे? 18 से। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 11, एंड दैट इज द आंसर। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे लैंग्वेज को समझो बेटा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा ना आपका डिवाइजर से, जो आपने लिया है ना डिविजिबल बाई 18, तो आप इसके रिमाइंडर को निकाल ही नहीं सकते। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, सीधा आपका जो पहले वाला रिमाइंडर जो बच रहा था उसके अंदर नए वाले डिविडेंड का डिवाइड करके देखेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका नेक्स्ट वाला रिमाइंडर रहेगा या फिर न्यू वाला रिमाइंडर रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? बट आपको लिख के इस तरीके से आना है एग्जाम के अंदर, जैसे कि उसको भी समझ में आए कि हाँ इसको ये चीज़ें पता है। डिवाइजर कोसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमारा डिविडेंड आता है। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. Got it. किसी और को कुछ भी डाउट है या चले हम नेक्स्ट पे? No, sir. Sir, चलो। कर दो तो ये वाला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। तो बेटा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लेट कर लिया यहाँ से, एक्स है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है तो 9x हो जाएगा। अब आपको दे रखा है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एक्स का और 9x का सम कितना है बेटा? 500। ये हो गया आपका 10x। 10x है 500, 10 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 50। हमारे पास एचसीएफ आ गया 50 एंड एलसीएम आ गया 50 इंटू 9। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस इसको ऐसे ही रखो। आपसे क्या पूछा है? अच्छा आपसे पूछा था फाइंड देयर एचसीएफ, बस एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ आ गया बेटा 50, खत्म। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अरे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। सीक्वेंस एंड सीरीज याद करो। किसी को याद आया? Yes, sir. सर पहला वाला तो सर वो
सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला। सेकंड वाला भी तो वही है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, बट यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट नहीं है, 31 से स्टार्ट है। देखो सबसे सर पहले हम वहां से सर मैं बताऊं? हाँ चलो बता दो। सर बी वाला बता रहा हूँ सर। पहले सर 1 से लेके 30 के सम के नेचुरल नंबर निकालेंगे, फिर 1 से लेके 50 तक निकालेंगे, जो सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से, तो आंसर जाएगा। हाँ गुड। देखो आप सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व ही करो बेटा। इसने क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड गिव्स द आंसर बिलो। तो आपसे बोला है जो फर्स्ट है 1 का क्या होता है 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि ये आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में उसके नेक्स्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया और 1/2 से क्या किया उसको डिवाइड किया। फिर आपका था 1/2 इंटू सेकेंड नंबर, आपने दो नंबर लिए 1 एंड 2, तो 2 एंड 2 के बाद 3। तो इसका मतलब ये कैसा पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है आपका, अगर आपने nth टर्म का सम निकाला, सम ऑफ n नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, तो ये बनेगा n/2, या फिर आप बोल सकते हैं n इंटू n प्लस 1, यानी फर्स्ट वाला नंबर और उससे जस्ट अगले वाला नंबर। देखो यहाँ पे 4 है और 4 के बाद एक नेक्स्ट नंबर ही तो आ रहा है 5, तो नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। आप इनको खुद से बना सकते हो बेटा, आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे मतलब 2 को n मान लो कि 2n है, तो यहाँ पे n रखेंगे, ये आ जाएगा बेटा n प्लस 1, तो बन गया कि नहीं यही फॉर्मूला, और डिवाइड में 2 था ही। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये आपका हो जाएगा। अच्छा आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको फर्स्ट वाले का ऑप्शन पूछा है इसमें, तो आपका n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में 50 है, n इज इक्वल टू 50, तो यहाँ से सम क्या होगा, 50 में आप 51 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये आएगा बेटा 25, 25 वन जा 25, और 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 में 2 ऐड करो 127। अब आपसे बोला है 31 से 50 तक का कैलकुलेट करो, तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करूँगा, सेकंड वाले में कैलकुलेट कर लूँगा बेटा 1 से लेके 30 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 30 तक, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 30 इंटू 31 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 15 टाइम, और ये आ जाएगा 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, 45 में 1 ऐड करेंगे 46। अब अगर हमें 31 से 50 तक निकालना है, तो बेटा जो पहले जो सम आया था 50 तक का, उसमें से फर्स्ट 30 नंबर्स का सम सब्ट्रैक्ट कर लूँ मैं, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1275 माइनस 465, ये 75 माइनस 65 करेंगे तो 10, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8, तो ये आ जाएगा 810। तो 31 से 50 तक का टोटल सम कितना आएगा बेटा आपका 810। क्या क्लियर है सबको, एनी डाउट एवरीबॉडी? सर हाँ सर आपने ऊपर फॉर्मूला में क्या लिखा है, n के आप पीछे? इधर ये कुछ नहीं है, सर नो, n पे n प्लस दूसरी साइड, n प्लस 1 सर इक्वल टू के दूसरी साइड। SN मतलब सम ऑफ n नंबर्स। ओके सर। देखो an शो करता है nth टर्म, यानी कि n वाला नंबर, nth टर्म क्या आएगा, SN का मतलब है बेटा सम ऑफ द n नंबर्स, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर नीचे वाले का आंसर 810 आया, तो ऊपर वाले का क्या है? ऊपर वाले का 1275, ये तो फर्स्ट 50 नंबर्स का है ना बेटा, फर्स्ट 50 नंबर्स का सम कितना है 1275। अब हमें यहाँ से 31 से 50 तक जाना था, तो यहाँ से 1 से लेके 30 तक का सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से, 1 से लेके 50 तक का हमने निकाल लिया ऑलरेडी, उसमें से 1 से 30 तक का सम निकाला और वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही तो आएगा 31 से 50 तक का सम। ओके सर। आ जाओ। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 720 students is this. If 18 new boys are admitted in the school, find how many new girls may be admitted so that the ratio of the numbers of girls to the boys, गर्ल्स का बॉयज से रेशियो 2:3 बन जाए। बेटा इसको इजी तरीके से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, दो तरीके हैं करने के, ठीक है।
पहला तरीका आपका बेसिक तरीका, आपको दे रखा है टोटल स्टूडेंट कितना है 720 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स से बॉयज़ का जो रेशियो है बेटा वो कितना है, गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो इज़ 3:5। तो यहाँ पे रेशियो में इन दोनों का सम कितना है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का सम कितना है बेटा 8 यूनिट, जिसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है आपको 720। 8 से मैं डिवाइड करूँगा, ये जाएगा 90 टाइम, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 90 है बेटा। तो पहले बॉयज़ कितने थे, बॉयज़ थे बेटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो ये हो जाएगा 45। 450 आपके पहले बॉयज़ थे, और गर्ल्स कितनी थी बेटा, गर्ल्स आपकी आ गई है 90 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आएगा 270। क्या ये सबको क्लियर हो? अब उसने क्या बोला है, इफ़ 18 न्यू बॉयज़ आर एडमिटेड, बेटा अभी नए बॉयज़ कितने आ गए, 18 बॉयज़ आ गए, तो अभी नए बॉयज़ की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, या कितने बॉयज़ हो गए टोटल, 468 हो गए बेटा। अब आपसे बोला है कि गर्ल्स को कितना रखें, कि जिसका उसका रेशियो क्या बन जाना चाहिए, अभी नया रेशियो हमारा आना चाहिए 2:3 फ्रॉम गर्ल्स टू बॉयज़, तो ये 2:3 रहेगा बेटा। अब 2:3 है, यानी कि ये देखो, ये इसका मल्टीपल ढूंढ सकते हो। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं अभी न्यू 468, तो 3 यूनिट की वैल्यू है बेटा कितनी 468। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 टाइम जाएगा, बचेगा 1, 5 टाइम जाएगा, फिर जाएगा 6 टाइम। हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए बेटा। 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो गर्ल्स कितनी होंगी यहाँ पे, ये हो जाएंगी आपकी 31 2 बेटा। 6 का डबल होता है 12 और 15 का डबल होता है 30, तो 312 आ जाएगा। 312 गर्ल्स होनी चाहिए। पहले कितनी गर्ल्स थी 270, तो अभी न्यू कितनी गर्ल्स को ऐड करना चाहिए उसको, 270 को सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा 312 में से, तो 70 को 100 बनने के लिए चाहिए 30, और 30 से 12 एक्स्ट्रा ये था बेटा, तो ये हो जाएगा 42। तो 42 गर्ल्स आर नीडेड टू मेक द रेशियो 2:3, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो यहाँ से आप कर सकते हो इसको। डन, चले नेक्स्ट पे। यस Yes. सर। yes sir, आ जाओ। फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको इनके फैक्टर्स करने बेटा। अलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ा है ये कैसे फैक्टर्स करते हैं बेटा। आपको बेसिकली इनका करना क्या है पता है, आपको इनमें फॉर्मूला ढूंढने हैं और फॉर्मूला बनाने का ट्राई करना है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, एक सेपरेट है बेटा। वाई का और जेड का यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, रिलेशन दिख रहा है वाई जेड का, यानी कि वाई जेड में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। इज इट क्लियर? कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इसका कोई ना कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से ले लेता हूँ ए को, अगर मैं सोल्व करना चाहूँगा तो ये है एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ से सब में से माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस का 6yz। और आपको ये दिख रहा है ये y है बेटा, ये a स्क्वायर में इसको मानूं, अगर a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ y, b आपका है बेटा कितना 3z, ये देखो 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, और z का स्क्वायर तो दे ही रखा है बेटा, तो b को अगर मैं 3z ले लेता हूँ तो आपका ट्वाइस ऑफ ab क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ab यही तो आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको तो ये आ जाएगा 6yz। तो आपको नहीं दिख रहा है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है बेटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है बताओ? a square minus a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या याद कर रहे हो? यस सर। yes sir, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हम लिख सकते हैं इसमें से वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब आपके पास वापस से ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है वाई माइनस 3z, तो इसको मैं अगर वापस से ओपन करूँगा तो दोनों का एक बार सम कर दो, एक बार डिफरेंस ले लो। तो x में एक बार ऐड कर लेता हूँ बेटा वाई माइनस 3z, और एक बार मैं x में से सब्ट्रैक्ट करूँगा क्या वाई माइनस 3z, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z, और ये आएगा बेटा आपका x माइनस वाई करेंगे तो माइनस वाई, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 3z, एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दीज वैल्यूज।
क्लियर है सबको? सर बस ऐसे ही लिख के आ जाना। हाँ, सो क्या इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा नहीं। ओके सर। चले नेक्स्ट में। यस सर। सर B वाला है क्या? हाँ बेटा। सर बी वाला सर, ये पार्ट हुआ ना अभी। हाँ, अभी तो बी का करेंगे ना। एक बार इसको ले लो, फिर मैं रफ करता हूँ। बी वाला करें। चलो सर इरेज कर दिया। हाँ हाँ, ये लो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन सर। डन एवरीबॉडी। कर दो इरेज बेटा। यस सर। अब सेकंड वाले में देखो, इसको बनाने का ट्राई करो। सबसे पहले इसमें देखो बेटा, 3 इसमें भी है और ये 12 के अंदर भी 3 दिख रहा है। मैं 3 को कॉमन ले लूँ पूरे में से। यहाँ से बच जाएगा आपका 1 माइनस ये बचेगा आपका 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 टू द पावर 4, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो वो हमेशा क्या आता है बेटा, 1 ही आता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस, और ये 4 है बेटा, 4 को मैं अगर इसके अंदर लेता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ये ऐसे था 2 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका अगर मैं ऐसे लिखूँ बेटा, इसको पूरे को कंबाइन करके लिखूँ, तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर रख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो कॉमन ले लेंगे पावर 2 को। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी और इसका बेटा होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अब आपको वापस से वही फॉर्मूला नहीं दिख गया? ये ए स्क्वायर है बेटा, ये पूरा बी स्क्वायर है। तो आप यहाँ से एक बार दोनों का सम कर लो। एक बार मैं 1 में ऐड कर लूँगा बेटा, क्या ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, और एक बार बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थ्राइस ऑफ 1 प्लस ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2a माइनस 2b, और यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2a, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2b, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? चलो बेटा नेक्स्ट पे Yes, sir. आ जाओ। नेक्स्ट पे पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को। रोहन हैज 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupees coin. If in all she has total 77 rupees, how many coins of each denominations does she have? बेटा आपको रेशियो दिया हुआ है, 2 रुपीज़ के कॉइन एंड 5 रुपीज़ के कॉइन का रेशियो दिया है। मैं ले लेता हूँ 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन। आपको बोला है कि 3 times as 2 rupees coin as he is 5 rupees coin। 3 times है बेटा। अगर मैं यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू 2 रुपीज़ का कॉइन अगर हमारे पास 1 है, रोहन हैज 3 times as many 2 rupees coins। अच्छा 3 times है 5, अगर 5 का 1 है बेटा, 5 रुपीज़ का कॉइन 1 कॉइन है, तो इसके बेसिस के ऊपर 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, इसके 3 times है, तो 3 times है तो इसका हो जाएगा 3:1। जैसे नो, क्या ये फर्स्ट लाइन से ये चीज़ समझ में आई? सर रोहन हैज 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupees coin। 5 रुपीज़ के कॉइन के उसके पास 3 गुने कॉइन है बेटा, जो 2 रुपये के कॉइन है। तो अगर हमने 5 रुपीज़ के कॉइन को 1 यूनिट माना, तो उसका वो कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़ के कॉइन क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे बेटा। तो 3:1 आ गया। अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल सम दे रखा है फॉर द अमाउंट्स, तो आप मेरे को बता सकते हैं इसका अमाउंट कितना बनेगा। 2 रुपीज़ के कॉइन अगर 3 है तो कितना होगा बेटा, 6 यूनिट यहाँ से आएगा प्लस 5 यूनिट यहाँ से आएगा, तो टोटल आपका 11 यूनिट। टोटल रुपीज़ कितने बन रहे हैं, टोटल रुपीज़ बन रहे हैं बेटा 11 यूनिट।
जिसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 77। यहाँ से मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 7। आपसे क्या पूछा है कि दोनों टाइप के आपके जो कॉइन्स है उनका डिनोमिनेशन बताओ कितने कितने हैं टोटल। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो आपका 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे। ये हमारे पास 3 यूनिट है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इट इज़ 21 एंड ₹5 के जो कॉइन्स रहेंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा 1 यूनिट 1 इंटू 7 दैट इज 7। क्या सबको क्लियर हुआ है? सर चलो ये फिर नेक्स्ट पे चले बेटा। सर Yes, sir. इनको एक्स वाई जेड लेट करके भी कर सकते हो। देखो अगर आपको एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लेट करके करना होता है इसको तो कैसे करते हैं पता है? ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लेट कर लेते किसको 5 रुपीज़ के कॉइन को कि लेट द 5 रुपीज़ कॉइन इज एक्स। तो उसके बेसिस के ऊपर 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाते हैं? लेट ₹5 कॉइन्स कितने हैं एक्स है तो बेटा 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाते हैं ₹2 कॉइन्स, ये हो जाता है 3x। अब आप इनका अमाउंट निकालो, इसका अमाउंट कितना होगा? अगर 5 रुपीज़ के कॉइन x कॉइन है तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 5x हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 3x है तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 6x। और टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए यहाँ पे 11x, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 77। 11 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 7। अब यहाँ से पूछा है 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं। सर 5 कैसे आया? बेटा मैं ये बोलूँ आपको 5 रुपए के आपके पास, सुनो मेरे को एक बात सुनो, मैंने ये बोला आपको कि 5 रुपए के आपके पास 2 कॉइन है तो कितने रुपए हैं टोटल? 5 रुपए के 2 कॉइन है बेटा आपके पास, तो कितने रुपए हैं आपके पास टोटल? Sir, 10 rupees. अरे दीपेंद्र को बताने दो। हाँ दीपेंद्र, सर 10 रुपए है, कैसे आया वो? मल्टीप्लाई सर दोनों को वो 5 से मल्टीप्लाई किया 2। तो बेसिकली बेटा अगर 5 कॉइन है 5 रुपए के 5 एक्स कॉइन है तो हमारे पास अगर अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे 5x ही होगा वो। अगर 2 रुपए के 3x कॉइन है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 3x इंटू 2 6x। समझे? यस सर। अब इनका सम दिया सर इसका मतलब सर वो 7 वो 5 रुपए के कॉइन थे उसके पास। हाँ 7 रुपए के नहीं थे कॉइन उसके पास 5 और 2 रुपए के कॉइन थे। नो सर उसके पास वो 5 रुपए के 7 कॉइन थे। हाँ 5 रुपए के 7 कॉइन्स थे। x की वैल्यू आ गई 7 और यहाँ से 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे बेटा 2 रुपीज़ के कॉइन हो जाएंगे आपके पास 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 3 दैट इज 20। तो आप इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हो। गॉट इट एवरीबॉडी? तो रेशियो Yes, से कर सकते हो, sir. रेशियो Yes, से भी sir. कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट में एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कल ही करा था हमने। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 4.18 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ a wire. If the same piece of wire is bent into the ring, find the diameter. आपसे डायमीटर पूछे तो बेटा आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या कॉमन रहता है बेटा, वायर ऑफ द लेंथ इज इक्वल, वो तो कहीं पे चेंज नहीं होगी बेटा। तो अगर यहाँ से लेंथ ऑफ वायर निकालूंगा तो ये होगा आपका कितना, इट इज द पेरीमीटर ऑफ कोई भी शेप है, पेरीमीटर निकालेंगे उसका। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू साइड हमारे पास 4.18, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 पॉइंट, ये हो जाएगा बेटा आपका 55। तो 12.54 सेंटीमीटर इज टोटल लेंथ ऑफ वायर। अब इस वायर को किस में कन्वर्ट किया है उसने, रिंग के अंदर। तो रिंग का पेरीमीटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ वायर के। तो क्या होता है, रिंग किस शेप में होती है बेटा, सर्कुलर शेप में, और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 12.56। अब ये देखो 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, हमसे डायमीटर ही पूछा है। तो डायमीटर इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई को 22/7 इज इक्वल टू कितना है 12.5। 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, ये डिवाइड कर देगा बेटा इसको। तो d इज इक्वल टू
12.54 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ये 11 से डिवाइड हो रहा है, देखो एक बार 11 2 जा जाएगा, इसको 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, बचेगा यहाँ से 1, 11 1 जा 11, बचेगा 4, ये जाएगा 4 टाइम। तो एक डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे आ जाएगा 1.14। 2 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 0.57। अब 0.57 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा 7 से। 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 35 में 4 ऐड करेंगे 39, तो 39। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये आ गया 3.99। सो द डायमीटर इज 3.99 centimeter and that is the answer for this question. Clear everybody? Any doubt regarding this? No, No, sir. sir. चलो तो फिर आगे। Find the least number which must be subtracted from this value so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square, so obtain. देखो इसका तरीका, दो तरीके करने के। एक तरीका तो ये है कि बेटा आप हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करो इसको। आप 400 के पास में एक नंबर देखो, 400 के पास स्क्वायर किसका है? हमें सीधा सीधा दिखता है बेटा 20 का स्क्वायर है। तो 402 है हमारे पास, 402 में से किसको सब्ट्रैक्ट करूं कि मैं सबसे छोटा नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करें? बेटा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये 400 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यस और नो? तो वो नंबर क्या है सबसे छोटा जिसको हमें लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, दैट इज 2। लीस्ट नंबर इज 2। अब यहाँ से 2 से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या बन गया बेटा 400। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 20, यानी कि ये किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। हमसे यही दो चीज़ें पूछी थी। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. सर बस इतना ही था। हाँ बस इतना ही था। अच्छा, इसको अगर एक्स वैक्स लेट करके करना होता तो बेस अगर इसको वैसे भी कर सकते थे कि अलजेब्रा में अगर फॉर्म करना है तो अलजेब्रा में फॉर्म करके कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे देखो ऐसे आपको ऐसा बोला है कि 402 में से कोई एक सबसे छोटा नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हम सब सपोज कर लेते हैं कि उस नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया बेटा, और ये एक आपका क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो सपोज करो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? के का स्क्वायर बन रहा है। इज इट क्लियर? वैसे आप देखो इस वाले इक्वेशन को सोल्व करना इस वापस से हमें बेटा हीट एंड ट्रायल के अंदर ही जाना पड़ेगा, बिकॉज बेटा देखो यहाँ पे इक्वेशंस कितने हैं? एक ही इक्वेशन है, बट वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। अगर इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो हम निकाल नहीं सकते, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते बेटा। अगर 2 वेरिएबल्स है तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? 2 इक्वेशंस होनी चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो वापस से हमें इसको हीट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। तो आप इसमें वापस से हीट एंड ट्रायल मानेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को लेट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, सीधा सा उसी तरीके से कर लेंगे तो हमारे पास आंसर होगा। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. यहाँ से हम x की वैल्यू को लेट करेंगे, टू लेट मतलब लेट कर करके देखेंगे, हीट एंड ट्रायल से बोलेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। चलो नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ दीज वैल्यूज। आपने क्या बताओ क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमने 2 मेथड्स पढ़े थे बेटा क्यूब रूट निकालने का। एक मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बेटा उसी के लिए यूज होता है जो आपका परफेक्ट क्यूब होता है, बट हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों परफेक्ट क्यूब तो है ही नहीं। किसी का परफेक्ट क्यूब है 968 बेटा। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये तो इसके बीच में है ना, तो ये 9 का क्यूब के बीच में है, 9 10 है बेटा। यस और नो? Yes, sir. तो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसके फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। दोनों के फैक्टर्स करो, पहले फर्स्ट वाले का करो फिर सेकंड वाले का। इसके 968 किससे डिविजिबल है बेटा? 4 से डिविजिबल है। तो 968 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8,
बचेगा 1, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, वापस से ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 2 1 आ गया बेटा। इसका मतलब ये आ गया 11 × 11। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई 4 को मैं लिख लूँगा 2 मल्टीप्लाई 2, और ये है बेटा हमारा 11 मल्टीप्लाई 11। अगर मुझे इसका क्यूब रूट लेना है इस वाले मेथड से, तो 3 नंबर्स का एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका पेयर बनता है बेटा। क्यूब रूट निकालने के लिए मतलब कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहा है, वो नंबर दे रहा है जिसका हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो ये बेटा 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 2, इसका क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा 2, बट 11 यहाँ पे हमारे पास क्या है, 11 2 टाइम ही है, तो 2 टाइम है तो इसका क्यूब रूट तो नहीं बनेगा परफेक्ट क्यूब रूट, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 11 का स्क्वायर होता है 120। सो इसका क्यूब रूट क्या बना, ट्वाइस इंटू 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 120। आप सेम इसी तरीके से इसको कर लो, 1375, ये 25 से डिविजिबल दिख रहा है मेरे को सीधा सीधा, तो 25 से डिवाइड करेंगे बेटा, 25 5 जा होता है 125, फिर वापस से इसमें क्या बच जाएगा बेटा, 12 बचेगा, तो 125 में जाएगा वापस से 5 टाइम, और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 × 11। अब यहाँ पे देखो 25 5, ये आपका है क्या, 1375 क्या होता है, ये होता है 5 × 5 × 5 × 11, तो 3 टाइम 5 मल्टीप्लाइड है, इसका तो क्यूब रूट हो जाएगा 5, और इसका ले लेंगे बेटा हम क्यूब रूट ऑफ 11। तो यहाँ से आपका ये आ गया, आंसर क्या होगा, 2 × क्यूब रूट ऑफ 121 प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 11, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Clear or not? Yes sir. चलिए नेक्स्ट पे क्लियर सर। पढ़ो इसको, ये भी सिंपल है भाई, फ्रैक्शंस आपको आते हैं, डिवाइड करना हमें आता है, डिवाइड द सम ऑफ दीज वैल्यूज टू द डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यूज। पहले इन दोनों का सम करो, फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, और जो इनका सम है बेटा उसके अंदर डिवाइड कर दो इसका डिफरेंस। क्लियर हो नॉट? तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का सम करो बेटा, 65/12 में ऐड कर रहे हैं 12/7, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा देंगे, 7 का इधर मल्टीप्लाई कर लो 12 का इधर, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ये आ गया 45, इसमें ऐड करेंगे 12 12 जा 144, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 12 × 7। अभी इसको ऐसे ही रखो क्योंकि बाद में जाके ये कटेगा ही, क्योंकि उसमें भी तो डिनोमिनेटर सेम ही बनेगा, डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से ऐड हो जाएगा बेटा 44 ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये आएगा 99, तो ये आ गया 599, और डिनोमिनेटर में बन गया 12 × 7। मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, 65/12 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा, कितना 144 नहीं 12/7, वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, 455 माइनस 145, यहाँ पे सिर्फ माइनस है तो माइनस लग जाएगा बेटा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा 12 × 7। सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आ रहा है। बेटा कितना आ रहा है, 144 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 300, और 55 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, और डिनोमिनेटर में तो यही आ गया बेटा 12। Yes sir. अब आपको इसके एडिशन में इससे डिवाइड करना था, तो अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ तो बेटा डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 12 × 7 12 × 7, ये तो कट गए, बचा क्या हमारे पास 599 में हमें डिवाइड करना था 311 से, डिवाइड कर लो बेटा। ये 3 का कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम ही जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख के आएंगे तो भी चलेगा, देयर इज नो इशू, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 1 टाइम जाएगा, और यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे बेटा, डिफरेंस होगा आपका कितना 288,
और डिनोमिनेटर में आएगा 311। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख के आ सकते, नो इशू। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। डेसिमल में भी लिख के आ सकते हैं, डेसिमल में इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो ये 1 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा, 3 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7, हाँ 1.7 समथिंग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। यस सर। यहाँ से बोला है हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या हमने अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड नहीं पढ़ रखा है क्या? हमने सब पढ़ा हुआ है बेटा। सबसे पहले आप इसको x माइनस 1 को इसके अंदर पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सब में मल्टीप्लाई होगा बेटा। x का मल्टीप्लाई करो x क्यूब में, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4। इसमें मल्टीप्लाई करूँगा बेटा तो माइनस का 2x क्यूब प्लस 3x में x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे x का तो माइनस का 4x। अब ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो बेटा इसमें x क्यूब में, तो ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x क्यूब, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर, फिर 3x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो बेटा माइनस का 3x, और ये हो जाएगा प्लस का 4x। हमने ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये था बेटा माइनस, पहले हम यहाँ पे माइनस लगा लो और पूरे का मल्टीप्लाई करो इधर। अब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में तो ये आएगा 2x क्यूब, x में मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा ये आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, और 2x का प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 2x। अब यहाँ पे माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3 का x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर आपका माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x, और ये होगा बेटा माइनस का 3। अब इन सबके बाहर में क्या है, माइनस है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा बेटा x टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब ये माइनस का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वाइस ऑफ x क्यूब, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस का अंदर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, प्लस ये माइनस का बेटा ये प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस 3x, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3। अब यहाँ से जो कट रहा है बेटा उसको कट कर दो, और जो बाकी का हमारा जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 की कैलकुलेशन यानी कि वेरिएबल x टू द पावर 4 है, तो इसकी कैलकुलेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन x टू द पावर 4 में ही हो सकता है बेटा। इसके अलावा मेरे को कहीं भी x टू द पावर 4 दिख नहीं रहा है, तो x टू द पावर 4 को तो वैसे ही रखो। अब x क्यूब को काउंट करना स्टार्ट करो। x क्यूब यहाँ पे कितना है, -2, इसके बाद x क्यूब था बेटा यहाँ पे -1, तो -2 -1 हो गया माइनस का 3, फिर उसके बाद x क्यूब है यहाँ पे माइनस का 2 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, तो आप बोलेंगे माइनस का 5x क्यूब। उसके बाद x स्क्वायर की कैलकुलेशन कर लो, ये 3x है, ये बेटा यहाँ एक x स्क्वायर यहाँ पे है, एक x स्क्वायर यहाँ पे है, और एक x स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10x स्क्वायर। उसके बाद x की कैलकुलेशन करो, ये -4x है, ये -3x, -4 -3 हो गया -7, फिर उसके बाद बेटा ये -2 माइनस का 9, और -9 में -3 ऐड करेंगे तो माइनस का 12, तो माइनस का 12x। अब कांस्टेंट को देख लो बेटा, कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन, एंड दिस इज द आंसर। ये देखो किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? यस सर, गॉट Yes, इट। sir. चले नेक्स्ट पे। यस सर। यस सर। चलो तो आ जाओ। वर्क एंड टाइम का हमारा ये वाला है, A can do a piece of work in 25 days, B can do it in 20 days, they work together for 5 days and then A goes away, in how many days will B finish the remaining work? इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था बेटा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने वर्क एंड टाइम में कंप्लीट भी किए।
सबसे पहले हम ए एंड बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि उसी से तो पता लगेगा पर डे का काम कितना कर रहा है वो। तो यहाँ से आपको टाइम दिया हुआ था बेटा, ए का कितना टाइम दे रखा है, ए को 25 डेज में कंप्लीट करता है और बी कंप्लीट करता है अकेले 20 डेज में। तो अगर मुझे इसका वर्क लेना है, लेट करना है वर्क, तो उसको वर्क को लेट करेंगे इसका एलसीएम ऑफ 25 एंड 20 इट इज़ 100। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 100 में 25 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी ए की बेटा 4 और बी की एफिशिएंसी आएगी 5। अब एक दिन में पर डे में ए कितना काम करता है बेटा, 4 यूनिट काम करता है और बी करता है 5 यूनिट काम। अब इसने बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। बेटा अगर उन्होंने साथ में 5 डेज तक काम किया तो मैं यहाँ से निकालूंगा वर्क डन इन 5 डेज बाई ए एंड बी। तो वो कितना होगा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी दोनों का सम करेंगे 5 + 4 9। तो 9 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं पर डे का, तो 5 डेज तक कितना काम करेंगे बेटा, 45 यूनिट का काम कंप्लीट कर लेंगे। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा आपका 100 यूनिट काम था टोटल, उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 55 यूनिट। अब 55 यूनिट को कौन कंप्लीट कर रहे हैं, उसने बोला इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए तो हमारा चला गया, ए चला गया तो बी कंप्लीट कर रहे हैं, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट। तो आपसे पूछा टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। रिमेनिंग वर्क कितना है 55, इसको कंप्लीट कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया 11 डेज। तो कितना टाइम लगेगा उसको रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, 11 डेज का टाइम लगेगा। बट अगर आपसे ये पूछ लेता कि टोटल टाइम बताओ, कि टोटल टाइम बताओ कि कितना टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में, तो बेटा 5 डेज उसको पहले लग रहे थे, 11 डेज अभी लग रहे हैं, तो आप बोलते हैं इसका आंसर होता है 16 डेज। तो अभी इसका आंसर क्या है 11 डेज, बिकॉज इसने रिमेनिंग का पूछा सिर्फ कि रिमेनिंग वर्क को कितना कंप्लीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे रिमेनिंग की जगह टोटल दे देता तो इसका आंसर 16 होता। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। आप इसको रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है रेशियो मेथड से कैसे। आपको डेज दिया हुआ है, टाइम का रेशियो निकाल लो, वो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, वहाँ से इन्वर्स करके फिर बेटा एफिशिएंसी इनटू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, वहाँ से किसी भी एक से, ए से या बी से, किसी से भी टोटल वर्क आ जाएगा और वहाँ से हम निकाल सकते सर सर ऐसे टाइप के आपने ना 2-3 क्वेश्चन क्लास में भी कराए हैं। हाँ कराए, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, और भी मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल देगा कि ए और बी ने दोनों ने साथ में काम किया, फिर बी ने पहले ही छोड़ दिया, 4 दिन पहले छोड़ दिया, इस टाइप का क्वेश्चन भी किया हमने। चलो इसमें देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 8 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 32 एंड 36। बताओ कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? सर LCM HCF। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें निकालना था लीस्ट नंबर। सबसे पहले तो उस लीस्ट नंबर पे फोकस किया करो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई दीज नंबर्स। इन नंबर से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा बताओ, एलसीएम होगा इनका या एचसीएफ होगा? सर एलसीएम। तो लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 24, 32 एंड 36, ये हो जाएगा बेटा इन सब का एलसीएम। एलसीएम लो, मैंने बोला था सबसे बड़े नंबर के ऊपर फोकस किया करो। ये आपका है कितना 12 × 3 और ये था आपका 12 × 2। 12 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो ये 2 एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, तो ये आ गया 72। अब इन दोनों का तो आ गया 72। अब हमारे पास 32 हो रहा है। 32 में देखो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, देखो 72 होता है हमारा 9 × 8, 32 क्या होता है 8 × 4। तो 8 तो मेरे को दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये 4 एक्स्ट्रा है ना, तो इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 × 2 = 8 और ये आएगा 28। तो 288 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 24, 32 एंड 36। अभी आपसे पूछा क्या है वो देखो, आपसे पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दैट नंबर। बेटा ये वाला नंबर क्या हो रहा है 24, 32 एंड 36 से डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा। अब ये नंबर कैसे बना है, उसने बोला ये नंबर बन रहा है कि आपने जब किसी नंबर को 8 से इंक्रीज किया है, तो बेटा किसके 8 से इंक्रीज करने पर ये 288 बनेगा, 280 के इंक्रीज करने पर
280 में 8 ऐड करूंगा तभी तो 288 बनेगा। या फिर आप इसको ऐसे उल्टा ही बोल सकते हैं कि 288 इससे कंप्लीटली डिविजिबल है बेटा, तो हम उसमें से 8 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तब वो नंबर आएगा जो इंक्रीज करने पर बना था, तो ये आ जाएगा आपका 280। और हमसे यही नंबर पूछा था, द फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई व्हेन इंक्रीज बाई 8 से इंक्रीज करने पर इनसे डिविजिबल हो जाएगा, दैट इज 280। क्लियर और नोट एवरीबॉडी? Yes, यस sir. सर, यस सर। नो सर बोला किसी ने? बोलो क्या डाउट है बेटा? नो सर। सर यस सर बोला। अच्छा यस सर ही बोला, मेरे को लगा थोड़ा सा उसमें। नेक्स्ट में इसको देखो, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बेटा आप मेरे को बताओ, वॉल्यूम डिपेंड किसके ऊपर करता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो अगर फर्स्ट स्फीयर की रेडियस r1 है, सेकेंड वाले की रेडियस हम ले लेते हैं r2, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई r2 का क्यूब। अब अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ तो 4/3 और पाई दोनों में कॉमन फैक्टर है, कट गया। बेसिकली जो क्यूब वॉल्यूम है वो किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? रेडियस के क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है या साइड के क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ इतनी चीज़ याद रखो, ठीक है। यहाँ पे स्फीयर की जगह कुछ और भी होता ना, कोई भी शेप होता तब भी यही होता। इज इट क्लियर नोट? वो साइड के क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइड के स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ से आपको फर्स्ट r1 क्यूब और r2 क्यूब का आपको रेशियो दे रखा था 1:8। मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ बेटा? r1:r2 निकाल सकता हूँ। r1:r2 यानी कि मेरे को इसमें से क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों का। तो यहाँ से 1 का क्यूब रूट तो हो जाएगा बेटा 1, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। तो यहाँ से r1 से r2 का रेशियो आ गया, रेडियस से फर्स्ट रेडियस से सेकेंड रेडियस के। अब हमसे पूछा था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है भाई एक स्फीयर का? ये होता है आपका 4πr²। तो r1 स्क्वायर ये हो जाएगा दूसरे वाला 4πr2²। फिर से 4π दोनों में कॉमन है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर के, मतलब रेडियस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। हमारे पास r1 r2 का रेशियो है 1:2, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके एरियाज का जो रेशियो बनेगा, दो आपके पास स्फीयर्स है उनके रेशियो क्या बनेगा बेटा? 1:4 बनेगा एरिया का। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। देखो यहाँ पे रूलर और वो तो मैं Yes, यूज sir. कर नहीं सकता हूँ बेटा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से ये बनाएंगे, ठीक है। देखो रूलर का यूज़ करके आप पहले क्या बना सकते हो बेटा? ये साइड्स बना सकते हो जो यहाँ पे दे रखी है। आप कोई भी एक साइड बना लो, मैंने ए बी बना लिया 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ से आप एंगल्स बनाना स्टार्ट कर दो बेटा कंपास का यूज़ करके। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये सपोज करो बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट के ऊपर आपने 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 75 का एंगल किस इधर साइड में आ जाएगा कुछ ऐसा, और बी के ऊपर का आपको कितना बनाना है? 105 का, तो 105 का एंगल कितना आएगा बेटा? देखो आप कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे ना, ऐसे इस साइड में, तो ये 105 का 90 इधर होता है एकदम एग्जैक्ट ऐसा, और आपका 105 को इधर हो जाएगा, तो ये हो गया 105 का क्वाड्रिलेटर में, ठीक है। कंपास का यूज़ करके बना लेंगे। फिर सी एंगल बनाना है बेटा। सी एंगल बनाने के लिए पहले आप वो लाइन बना लो बी सी। बी सी कितनी है? यहाँ पे बी है बेटा, और ये पॉइंट बी इधर के साइड में कितना आ जाएगा? ये एंगल जिस साइड में आ रहा था इसकी लाइन को ड्रॉ कर लो, कितना तक? 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा सी। अब आपसे कौन सा एंगल दे रखा है बेटा? एंगल सी दे रखा है। एंगल सी यानी कि इंटीरियर एंगल, ये वाला कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। तो ये 120 90 डिग्री इधर बनेगा, 120 कुछ ऐसा बन जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। और फिर ये वाली साइड को इसको सीधा इधर मिला देना। ये जो 75 है ना, ये 75 जाके ऊपर मिलेगा, कहीं ना कहीं का तो जाके मिलेगा, और वही हमारा क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ABCD। क्या ये चीज़ क्लियर हुई सबको? Yes, sir. कंपास और वो है नहीं, है भी तो मतलब यहाँ पे यूज़ करके दिखा नहीं सकता हूँ ठीक है, चलो आ जाओ। सर हाँ, सर ये ट्रेपेजियम बनेगा ना?
ट्रेपेजियम बनेगा कैसे? सर ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम शेप का होगा ना? नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई दो साइड पैरेलल दिख रही है हमें, नो सर। तो फिर ट्रेपेजियम कैसे बन जाएगा? ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, एक पेयर क्या होता है हमारा, एक पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, यस सर। तो पैरेलल यहाँ पे कोई तो बन ही नहीं रहा है, तो हमारे पास आंसर कैसे आएगा? ओके सर। आ जाओ नेक्स्ट में। इन ए सर्टेन लैंग्वेज इंडिया इज कोडेड एज KMFHC, हाउ विल अमेरिका बी कोडेड? बेटा आपको यहाँ से देखो, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनके वर्ड्स के बारे में, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स है ये, राइट। इंडिया है ये, इंडिया को लिखा है उसने KHFHC। अब ये कैसे कर सकते हो बेटा, देखो रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आप यहाँ पे देखो, आपको नंबर्स अगर याद है तब तो और भी बेस्ट है कि ये 9 के ऊपर आता है, ये 14 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 1 पे आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 11 पे आता है, ये 8 पे आता है, ठीक है। ये F किसके ऊपर आता है बेटा, 6 पे आता है, ये 8 पे आता है, और ये अच्छा ये M है, H नहीं है। तभी मैं सोच रहा थोड़ा सा कन्फ्यूजन कैसे होता है। यहाँ पे ये M है बेटा, M किस पे आता है, 13 पे आता है, ये 6 पे है, ये 3 पे। तो बताओ 9 से 11 पहुँचने के लिए क्या किया बेटा, 2 ऐड किया है, 14 से 13 पहुँचने के लिए -1 किया है, फिर इसमें +1 किया है, +1 नहीं +2 किया है, फिर इसमें -1 किया है, फिर +2 किया है। इसका मतलब क्या सीरीज चल रही है, पहले वाले लेटर में आपने +2 ऐड कर देना है, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ऐड करना है। तो अमेरिका को कोडर करना था हमें, AMERICA। ए के अंदर +2 ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा, C हो जाएगा। फिर इसमें से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, L होता है। फिर इसमें +2 करेंगे तो E +2 7 पे होता है G। ये R प्लस -1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, R से छोटा होता है Q। फिर ये I है, I के अंदर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा K। C के अंदर -1 करेंगे तो B, और A के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा C। एंड दिस इज द कोडेड फॉर CLGQKBC is a code of America. Is it clear or not, everybody? Yes, sir. यानी कि पहले वाले से हमें क्या करना है, पैटर्न को समझना है, और दूसरे वाले में सेम अप्लाई कर देना है, वही पैटर्न को हमें अप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट पे, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया है। A company packed its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter. Company place a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of the label? हमें लेबल का एरिया निकालना है बेटा। आप मेरे को बताओ, लेबल का एरिया अगर हमें निकालना है तो ये लेबल है क्या, किस शेप का Sir. है? हाँ 704 centimeter square. 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड। देखो आएगा कैसे ये, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये आपका सिलेंडर है, और लेबल किसके ऊपर, कौन से वाले एरिया के ऊपर लगा है, कौन सा सरफेस के ऊपर लगा है बेटा। इसके अंदर 2 एरियाज होते हैं, एक तो फ्लैट एरिया बेटा, एक होता है हमारा कर्व एरिया। तो इसका लेबल कहाँ पे लगा है बेटा, कर्व एरिया के ऊपर लगा है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना था यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया निकालना था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। अब यहाँ पे देखो, 2 की वैल्यू तो हमें पता है, पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस कितनी है बेटा इसकी, जो इसकी सिलेंडर की रेडियस है वही तो उसके लेबल की वो रहेगी बेटा रेडियस। तो इसका डायमीटर दे रखा था आपको 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा था हाइट, टोटल हाइट कितनी थी बेटा, 20 सेंटीमीटर है, और लेबल को कहाँ पे प्लेस किया बेटा, 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया, तो टोटल कितना सेंटीमीटर कम कर दिया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 16 सेंटीमीटर के ऊपर ही क्या है बेटा, लेबल है। तो इसका हाइट हो जाएगा 16 सेंटीमीटर फॉर दिस लेबल। 7 से 7 डिवाइड हो गया,
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 44, और 44 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 16 4 जा 64, 64 में मैं 6 ऐड करूँगा तो 70, सो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस लेबल का एरिया कितना बन जाएगा बेटा 704। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. चले हम नेक्स्ट Yes, sir. आ जाओ तो फिर नेक्स्ट। Yes, sir. क्या हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं किए हैं? एट वाट रेट परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट विल सम टू द मनी विल अमाउंट टू 5/3 ऑफ इट सेल्फ इन 6 years and 8 months। आपको रेट परसेंट निकालना है बेटा। आप मेरे को ये बताओ, इसका अमाउंट का और ये 5/3, उसने बोला है 5/3 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो अगर बेटा प्रिंसिपल आपका 3 है, एट वाट रेट परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट विल इज सम, ठीक है। तो इसका बेस क्या है, इस 5/3 का बेस क्या है बेटा? प्रिंसिपल है। तो अगर प्रिंसिपल हम यहाँ पे 3 यूनिट लेते हैं तो उसका अमाउंट कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। यही तो बता रहा है ये फ्रैक्शन। 3 के बेसिस के ऊपर उसका अमाउंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे, 2 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट मिला बेटा। यस और नो एवरीबडी? अब इस 2 यूनिट के सिंपल इंटरेस्ट का Yes, sir. फॉर्मूला लगा दो बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 2 यूनिट, प्रिंसिपल था हमारे पास 5 यूनिट, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें दे रखा है बेटा 6 years and 8 month। तो पहले मैं इसको ईयर में चेंज कर लेता हूँ। 6 इंटू 8 का अगर मैं चेंज करूँगा तो 8/12, ये 4 से डिवाइड होकर आ जाएगा 2/3, और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 18 में 2 ऐड करेंगे 20, तो इट शुड बी 20/3 years। और इसको डिवाइड करना था बेटा 100 से, 20 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 से 5 डिवाइड हो गया, रेट आ जाएगा बेटा 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो रेट आ जाएगा 6%। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किस वाले सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है बेटा, 6% पर एनम। पर एनम लगाना मत भूलना। गॉट इट एवरीबडी? Yes, sir. इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत सारे किए हमने। Yes, sir. वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो नहीं कर रखा है। चलो नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर बाई 10%। What will be its value after 2 years if the present value is 15,000? 50,000 बेटा आज की वैल्यू मेरे को बताओ, 50,000 है। अगर उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है 10% से, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बेटा, 1/10 होता है। या तो आप इसको किससे कर सकते हो, सीधी सी बात है बेटा, ये तो आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही हो रहा है। पहले 10% डिक्रीज हुआ, वापस से उसी के ऊपर 10% का डिक्रीज हो गया। तो अगर बार बार डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एक ही सेम परसेंट से या फिर अलग अलग परसेंट से भी, तो वो क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही तो है बेटा। तो आप मेरे को बताओ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 10% इज इक्वल टू नथिंग बट 1/10। तो अगर आपका पहले बेस वैल्यू 10 है, उसमें से 1 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाएगा, 9/10 बन जाएगा। दूसरे साल भी तो यही रहा होगा बेटा, उसका 10% से फिर डिक्रीज हो गया, तो 10% से डिक्रीज हो गया तो 9/10 वापस से आ गया उसका मल्टीप्लाई फैक्टर। तो 2 साल के बाद उसका अमाउंट कितना रहा होगा, तो 10 से ये डिवाइड हो गया बेटा 2 बार, ये आएगा 81 का मल्टीप्लाई करेंगे 500 में, तो ये 5 और यहाँ से आएगा 40, तो 00 इसमें यहाँ पे लगा जाएगा। तो अभी 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, कार की वैल्यू है 40,500 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या इसको नहीं कर सकते हम? सर कर सकते हैं, Sir, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्यू एंड आर का दे रखा है रेशियो, इसको पहले सिंप्लीफाई करो फिर इसको मर्ज कर दो, यही तो पूछा है। और मर्ज करने के बाद पी एंड आर का पूछा है बेटा। चलो एक बार करके देखो, आपके पास है 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट बाद मैं बताऊंगा।
सर। सर 4 सर 1:3:43 1:3 3:43 सबका यही आ रहा है क्या पी क्यू आर का? ओ 1 सर रेशियो 3:43 बेटा। यस सर और यहाँ से आर एंड पी का रेशियो क्या होगा? आर से पी का रेशियो सर 43:1 सर 98:27 98 27 किसका? आर से पी का? यस सर चलो अभी चेक करते हैं किसका सही है किसका नहीं है। बेटा यहाँ से पी से क्यू का निकाल सकता हूँ मैं रेशियो। पहले दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 7/2। 2 से 2 कट गया सीधा सीधा। यहाँ से इनका रेशियो बनेगा 3:7। यहाँ पे आ जाओ, क्यों से आर का रेशियो बताओ। यहाँ से ये 3 था बेटा और यहाँ से करेंगे 3 4 जा 12, 12 + 2 हो जाएगा आपका कितना? 14, 14/3। 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन। तो क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9:14। क्यों की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 7 है। यहाँ पे क्यों की वैल्यू है बेटा 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 का इधर मल्टीप्लाई कर लो 7 का इधर, सिंप्लीफाई करने के लिए। 9 3 हो जाएगा आपका 27 रेशियो 9 9 7 से क्या होता है? 63। यहाँ से आ जाएगा ये तो 63 रहेगा और ये बनेगा बेटा आपका 98। 14 7 जा 98 होता है ना। अब यहाँ से देखो पी क्यू आर का रेशियो क्या बनेगा बेटा? यही तो बनेगा 27:63:98 बनेगा। और आर से पी का रेशियो क्या बनेगा बेटा? आर से पी का रेशियो बनेगा आपका, आर की वैल्यू है 98 और पी की वैल्यू है 27। अगर ये कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है क्योंकि ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 3 से डिविजिबल है और ये आपका 3 और 9 से डिविजिबल है सर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकेंड आंसर, ये वाला आंसर नहीं है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको clear यस हुआ? सर यस सर। जिसका गलत आया था उसको समझ में आया कैसे हुआ ये? सर वो होल फ्रैक्शन नहीं देखा था क्या नहीं देखा था बेटा? सर वो होल फ्रैक्शन नहीं देखा था अच्छा होल फ्रैक्शन नहीं देखा था। सर डायरेक्ट मैंने 43 देखा। क्या बेटा? अच्छा यहाँ पे नहीं देखा था, इसमें हिंदी में देखा था क्या आपको? यहाँ पे देखा था ऊपर इंग्लिश? ऊपर तो पूरा पूरा अच्छे से दिख रहा है। हिंदी में जो लिखा है इसमें तो एक बार के लिए मान भी दे, ये 11/2 दिख रहा है, ये 31/2 दिख रहा है, ठीक है। ऊपर तो सीधा सीधा दिख रहा है, होल नंबर है पूरा पूरा। समझ में आया? यस सर यस सर यस सर। आ जाओ देखो नेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर quality of the cloth is this. Tabulate the cost of 2 4 10 and 13 मीटर of the cloth of the same type. बेटा यहाँ से 5 मीटर का वो दे रखा है आपको, 5 मीटर का कोस्ट दे रखा है। तो यहाँ से 1 मीटर का कोस्ट क्या हो जाएगा? 5 मीटर का जो कोस्ट है वो दे रखा है 2 1 10। तो 5 से डिवाइड करूँगा 10 को तो 2 टाइम जाएगा। तो यहाँ से 1 मीटर का जो कोस्ट है वो कितना होगा? हो जाएगा 42 रुपीज़। अब हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलेट द कोस्ट। तो यहाँ से आप टेबल बनाओ, तो यहाँ पे लिख दो आप मीटर और यहाँ पे लिख दो उसकी कोस्ट। तो पहले अगर 2 मीटर की बात करेंगे तो 2 मीटर का कितना होगा? 1 मीटर का 42 है, तो 42 × 2 कर लेंगे, ये आ जाएगा बेटा 84। यहाँ से सेकेंड का ले लो, 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168। मैं यहाँ पे माइंड में ही कर ले रहा हूँ मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट आपका 10 मीटर का, 10 मीटर का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 420। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसका? टेबुलर फॉर्म में 13 मीटर का,
तो 13 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 520 वहाँ से आएगा, और 520 में 26 ऐड कर दो, 546। इज इट क्लियर और नोट? ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म। गॉट इट और नोट एवरीबडी? यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, एक की वैल्यू दी हुई है, बाकी आपसे पूछा, यानी कि ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, पहले 1 की वैल्यू निकाली, फिर बाकी हमने इनका वैल्यू निकाल दिया। गॉट इट और नोट एवरीबडी? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे। यस सर। नेक्स्ट बता दो। Calculate the area of the triangle whose side is this, hence find the length of the altitude of corresponding to the longest side। किया है ऐसा क्वेश्चन पहले भी? यस सर। आपसे कराए हाँ, तो यहाँ कराए सबसे पहले तो आपको यही पहचानना सर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ, आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। कभी भी आपको तीनों साइड्स देते हैं ट्राइंगल में, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कभी वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना ईजी है रेदर देन कि हमें 3 साइड्स दे रहा है तो वो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं बेटा। तो हमें यहाँ से ये पता है कि एक ट्रिपलेट बनता है किसका, 20, 21 एंड 29 का। तो ट्रिपलेट बनता है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होती है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल में। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बेटा। बेस आपका कितना है, 20 है, हाइट कितनी है, 21, या फिर 21 बेस है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बेस कोई भी हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकती है। तो हमें तो 20 इंटू 21 करना था बस, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 210। अभी आपसे पूछा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। तो एल्टीट्यूड निकालने का, लेंथ निकालने के भी 2 तरीके हैं बेटा, सीधी बात अगर मैं बताऊँ तो। एक तो तरीका है बेटा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला, या फिर मैं आपको यहाँ से यही बताता हूँ जो एरिया वाला है। आप मेरे को बताओ, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल को एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यह होता है बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया यही होता है। अब एक ट्राइंगल के अंदर 3 बेसेस बन सकते हैं और आपकी 3 हाइट बन सकती है। जो अभी हमने ये वाला एरिया निकाला, ये किससे निकाला था? एक इसमें से किसी एक को बेस माना था बेटा, इन दोनों में से, और एक हमारी ऑटोमेटिकली हाइट बन जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। बट 1 सेकंड के लिए अगर मैं इसको बेस मानता हूँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाले, ये लेंथ है, तो इसका एरिया ये भी तो बनेगा। ये अगर हाइट है तो इसका एरिया ये भी तो बनेगा बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे लॉन्गेस्ट साइड, 29 दे रखा है। तो जो आपका ये रहेगा, ये आपका बनेगा 1/2, बेस हमारे पास है 29, हमें हाइट निकालनी है, ये इसके करस्पॉन्डिंग हाइट h मान लेता हूँ बेटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? टोटल एरिया तो आपका 210 था, तो 210 के बराबर आएगा। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 420 डिवाइडेड बाई 29। अब 29 से इसको डिवाइड कर दो, 29 बन जाए 29, बचेगा बेटा कितना यहाँ से, यह बच जाएगा आपका 30, तो यह हो गया 130। 29 का नहीं, 30 से डिवाइड करके देखो 130 को, 4 टाइम्स आता है, 34 का होता है 120, और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 116 बचेगा। 116 130 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो ये हो गया 140। 140 वापस से कितने बार जाएगा बेटा? वापस से आपका उतने टाइम जाता है, कितने? 4 टाइम, ठीक है। 29 का ये तो 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 14.4। इज इट क्लियर? आगे करना चाहते हो तो एक डिजिट के बाद और कर सकते हो, बाकी आपका यही रहेगा। हाइट इज इक्वल टू 14.4, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे। यस सर। आ जाओ तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस चैप्टर, मतलब इस वाले पेपर का था, ये भी इजी, ठीक है, कर सकते हो, इसको हार्ड नहीं है। अगर जिसने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो इसको करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। इन द अबव फिगर PQRS इज ए पैरेलल। सर ये आपने वो ज्योमेट्री में क्वेश्चन पढ़ाया। हाँ, चलो देखो, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। P आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो बेटा आपका ये पता होना चाहिए कि PT इज इक्वल टू क्या होगा?
पी टी आपका इक्वल है किसके साथ, टी क्यू के साथ, ठीक है। और क्यू जो पी क्यू है बेटा, पी क्यू एंड एस टी इज द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये एस टी यानी कि ये वाला बाइसेक्टर है और ये भी पी क्यू। अच्छा मिड पॉइंट, अच्छा ये दे रखा है एस टी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस, ये वाला बेटा एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा, यस और नो। बाकी अगर मैं बोलूँ बेटा ये एंगल 2 के बारे में, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये बराबर इसलिए है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। मैं यहाँ पे रीजन भी लिख रहा हूँ। ये 2 एंड 3 इक्वल क्यों है बेटा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, दो पैरेलल लाइंस है, अल्टरनेट एंगल्स। अब आप मेरे को ये बताओ कि वन एंगल, फर्स्ट वाला एंगल और थर्ड वाला एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड के बराबर है, सेकंड थर्ड के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल थर्ड होगा बेटा। एंगल 1 और एंगल थर्ड बराबर है तो फिर हम देखेंगे ट्राइंगल एस पी टी से। तो ट्राइंगल एस पी टी में अगर दो एंगल्स इक्वल है बेटा तो उनकी दो साइड्स भी इक्वल होगी, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 के इक्वल, 1 के करस्पॉन्डिंग में साइड है पी टी। तो यहाँ से बोल सकते हैं पी टी जो साइड है बेटा वो इसके इक्वल होगी बेटा किसके साथ, एस पी के साथ। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? और हमें पता है कि जो एस पी जो एंगल है, हमसे ये पूछा था क्यू टी इज इक्वल टू क्यू आर क्यू टी के बारे में पूछा है ना। चलो अब ये वाली चीज़ हमारी यहाँ से प्रूव हो गई बेटा। और हमें दिया क्या था, ये दे रखा है कि टी आपका क्या है, मिड पॉइंट है। तो टी मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू क्या है बेटा, क्यू टी है। और मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ बेटा, जो एस पी है वो पी टी के इक्वल है, एस पी इज इक्वल टू पी टी है। और एस पी जो था बेटा वो किसके इक्वल है, एस पी आर क्यू के साथ इक्वल है। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू किसके है, पी टी टी क्यू के इक्वल है। और पी टी आपका इक्वल था बेटा, यहाँ से हमने निकाला था एस पी के साथ इक्वल है, तो ये एस पी के साथ भी इक्वल रहेगा। और एस पी इक्वल था किसके साथ, क्यू आर के साथ। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू टी इज इक्वल टू क्यू आर। यहाँ से प्रूव तो हो गया क्यू टी इज इक्वल टू क्यू आर है। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? तो हमने यहाँ से ये फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया है कि क्यू टी इज इक्वल टू क्यू आर है, बिकॉज ऑफ ये हमने रीजन्स दे दिए, ये एंगल्स इक्वल है, ये वाले हमारे पास साइड्स इक्वल है, दैट्स व्हाई। क्या ये चीज़ क्लियर हुई सबको? यस सर। Yes, sir. अब आपसे बोला है कि जो आर टी है, आर टी शुड बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर। आपको ये प्रूव करना है कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो आप मेरे को बताओ, अगर यहाँ से ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है तो एंगल 4 और एंगल 5 बराबर रहेगा बेटा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज ऑफ ट्राइंगल क्यू टी आर के अंदर साइड जो टी क्यू है वो इक्वल है किसके साथ, क्यू आर के साथ। और मेरे को ये बताओ एंगल 4 और एंगल जो ये है बेटा 6, ये भी इक्वल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स है तो यहाँ से देखो 4 आपका 6 के बराबर भी है, 4 5 के बराबर ही है। तो एंगल सो वी कैन से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है बेटा, क्योंकि दोनों 4 के बराबर है तो दोनों इक्वल भी रहेंगे बेटा। तो अगर एंगल 4 और एंगल एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, इसका मतलब यही तो हुआ कि आर जो आर टी है बेटा, आर टी इज एंगल बाइसेक्टर। यस और नो? दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है उस एंगल को बेटा, तो ये हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपको पूछा है बेटा कि जो Yes, sir. एंगल एस टी आर है वो 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। आप मेरे को बताओ, एक अगर पैरेलल हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर दो एडजेसेंट साइड्स, जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं बेटा, उनका सम कितना होता है? दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और ये एंगल 6 और एंगल 5 भी बराबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 6। और इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 180 के बराबर होनी चाहिए।
दोनों में 2 कॉमन है तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको सबको, तो ये बचेगा 90। तो एंगल 2 और एंगल 6 का इन दोनों का सम कितना है बेटा? इन दोनों का सम है 90 डिग्री। और ये आपका ट्राइंगल दिख रहा है STR में, तो यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल STR एंगल जो आपका S है प्लस एंगल R है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल T है वो कितना होगा? 90 डिग्री तो बचेगा बेटा। 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये वाला भी प्रूव हो गया कि एंगल STR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर और नोट एवरीबॉडी? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट पे। Sir, I will be out. डाउट? यस सर। मैंने क्लासरूम पर डाउट शेयर कर दिया है। चलो वो तो मैं ले लूँगा बाद में। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना जो हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी। नो सर। इसके 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये भी पूरा हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सर येलो थोड़ी ना करेंगे? हाँ बेटा, सर येलो थोड़ी ना करेंगे? ये वाला थोड़ी ना करेंगे मतलब? सर ये आगे भी तो सर ये 2 बार नहीं आए तो सर। अच्छा हाँ, ये 2 बार आ गया ना, ये तो हो चुका है ऑलरेडी। देखो यही सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया एक ही पेपर में। तो इसमें सर बस इसकी लैंग्वेज चेंज है थोड़ी सी। क्या चेंज? नो सर कुछ चेंज नहीं, बस वो लड़की का नाम बदल गया। अभिषेक आ गया राइट। वो 3 टाइम्स है 2 वहाँ रोहन था। सेम है, वही लैंग्वेज सेम है, बस वो नेम अभिषेक दे दिया इसमें। कर लोगे ये वाला खुद से? चलो नेक्स्ट पे। यस सर। यस सर। यहाँ पे देख लो तो 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स, आपकी साइड है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू मेक ए न्यू क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। बेटा अगर आपका 3 क्यूब्स को मेल्ट करके एक बड़ा वाला क्यूब बनाया है तो उनका तीनों का वॉल्यूम का जो सम रहेगा उस बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। तो इसमें साइड थी 3, तो 3 का क्यूब 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइड का क्यूब। आप हमेशा याद रखो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब ये किसके बराबर होता है? हमेशा 6 क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, बाकी आप इसको करके भी देख सकते हैं। ये आएगा 27, ये आएगा बेटा कितना 64, ये आएगा 125। आप वहाँ पे दिखाना है ये सब चीज़ें लिख के, बट आपको बताया कि इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 216 आएगा जो बनेगा साइड का क्यूब। तो यहाँ से साइड क्या आएगी बड़े वाले की? ये आएगी 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? अब हमसे पूछा था उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। यस टोटल सर। सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। यस सर। तो 6 मल्टीप्लाई साइड है बेटा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6। तो ये वापस से 6 का क्यूब हो गया। 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज द आंसर। स्क्वायर आएगा बेटा इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ही सेंटीमीटर था ना, 6 तो हमारे पास मल्टीपल था। तो ये आएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये हमारा सेकंड था 2024 का जून पेपर। इट वाज कंपेरेटिवली इजी, मतलब दोनों इजी थे। उसके अंदर ना जो हमारा जो दिसंबर वाला पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसमें कहीं पे मिस्टेक नहीं था। सेकंड उसके अंदर एक जो क्वेश्चन था बेटा दिसंबर वाले में वो थोड़ा सा प्रूव करने वाला था, यानी कि हमें वो बनाना था। तो उसको अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी होने वाला है, अभी नेक्स्ट टाइम से तो नहीं होगा उसमें। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें एक भी आपको डिफिकल्टी आनी चाहिए, सारे अच्छे से बन जाने चाहिए। क्लियर है नोट एवरीबॉडी? यस सर।